साल 1978 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवा पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि वाजपेयी जी, पाकिस्तान, चीन और कश्मीर को भूल जाइए, क्या आप हमें मिसेस कॉल के बारे में बता सकते हैं? मिसेस कॉल ये एक ऐसा नाम था जिसकी जानकारी दिल्ली सर्कल्स में सभी को थी, लेकिन लोग सार्वजनिक चर्चा से परहेज रखते थे। इसलिए जैसे ही उस युवा पत्रकार ने सवाल उछाला, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि अटल बड़े ज़हीन व्यक्ति थे, इस सवाल से बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बल्कि आंखों में एक चिर परिचित मुस्कान लाते हुए बड़ी ही हाजिर जवाबी के साथ उन्होंने उत्तर दिया। उनका भी मामला कश्मीर जैसा ही है मिसेस कॉल का। साल 2014 में जब राजकुमारी कॉल का निधन हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग दी, दिल्लीज मोस्ट फेमस अननोन अदर हाफ। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कॉल का रिश्ता भारतीय राजनीति के सबसे नोन अननोन्स में से एक रहा है। परंपरा और मर्यादा पर जोर देने वाले संगठन और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। भारतीय राजनीति के इस पैराडॉक्स की कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कॉल के रिश्ते की असल कहानी। ये आज़ादी से पहले की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में छात्र संघ के उपाध्यक्ष होते थे। लेखक अभिषेक चौधरी अपनी किताब वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 में किस्सा लिख रहे हैं कि कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें जानिसा अख्तर जैसे दिग्गज नाम शरीक होने वाले थे। ऐसा ही एक और नाम था शिव मंगल सिंह सुमन। किस्सा कुछ यूं है कि कार्यक्रम से पहले सुमन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। कवि सम्मेलन रात 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन सुमन जब टाइम से पहुंचे नहीं तो अटल ने एक आदमी फिर सुमन के घर भेजा। उसने रात 10 बजे लौटकर रिपोर्ट दी कि सुमन और उनके दोस्त नशे में धुत हैं, आ नहीं पाएंगे। यह सुनते ही अटल का पारा ऐसा चढ़ा कि वो खुद मंच पर गए और सबके सामने कवि सम्मेलन को बंद करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरेआम इसकी वजह भी सबको बताई। अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि अटल कॉलेज की पत्रिका में सुमन की कविताओं पर कटाक्ष करते हुए लिखते थे कि सुमन के पास एक सुंदर घर है, उससे भी सुंदर बीवी है, लेकिन वो लिखते गरीबी के बारे में है। यह किस्सा युवा अटल बिहारी वाजपेयी के मुखर किरदार की एक रूपरेखा गढ़ता है। बेबाक और जिसे गलत समझते उसे गलत कहने की हिम्मत रखने वाले। ऐसा ही एक और किस्सा है जिसने अटल की इस बेबाक छवि को और मजबूत किया। साल 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात रिलीज हुई। जब अटल उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक थे, तो अटल ने मुखपत्र में फिल्म की आलोचना लिखी। फिल्म के गाने पतली कमर तिरछी नजर पर अटल ने तंज किया। लिखा कि यह अश्लील गाना लखनऊ के हर बच्चे के होंठों पर गूंज रहा है। अटल ने लिखा कि ऑल इंडिया रेडियो को गानों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। मर्यादा और नैतिकता की ऐसी क्लियर लाइन खींचने वाला यह युवा नेता आने वाले सालों में इसी मर्यादा के नाम पर सवालों के घेरे में आया, वो भी अपने ही संगठन जनसंघ के भीतर से। और इस सब की शुरुआत हुई उसी विक्टोरिया कॉलेज में हुई एक मुलाकात से। विक्टोरिया कॉलेज, जिसे आज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यह कॉलेज उस दौर में बुद्धिजीवियों का गढ़ था। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर के पिता जान निसार अख्तर यहाँ उर्दू के लेक्चरर होते थे। उनकी एक पसंदीदा छात्रा थी राजकुमारी हक्सर। राजकुमारी ही नाम था। राजकुमारी की दोस्त तलस जमीर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि राजकुमारी जान निसार अख्तर के परिवार के इतने करीब थीं कि जब जावेद अख्तर पैदा हुए तो राजकुमारी उन्हें देखने अस्पताल भी गई थीं। अभिषेक चौधरी वाजपेयी पर लिखी अपनी किताब में बताते हैं कि राजकुमारी ने 1942 में कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं वाजपेयी एक साल पहले यानी 1941 बैच के थे, सीनियर एक साल। हालांकि विनय सीतापति की किताब जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी के मुताबिक राजकुमारी ने अपने एक दोस्त को बताया था कि वो और अटल एक ही क्लास में थे। आगे राजकुमारी कहती हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। हालांकि कोई फॉर्मल अफेयर कभी नहीं रहा। आगे दोनों के बीच क्या हुआ
ये किस्से कहानियों में लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। कहा जाता है कि वाजपेयी ने एक खत में अपने दिल की बात लिखकर लाइब्रेरी की एक किताब में रख दी थी। राजकुमारी ने शायद उस खत को देखा नहीं या शायद उसका जवाब दिया, लेकिन वो अटल को मिला नहीं। जैसा कहा, किस्सों में दर्ज इस वाक्य के बारे में कोई पक्का रेफरेंस नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कॉलेज का यह प्रेम आगे परवान नहीं चढ़ा। विनय सीतापति अपनी किताब में एक आरएसएस लीडर के हवाले से लिखते हैं कि राजकुमारी कश्मीरी पंडितों के परिवार से थीं। 1925 में उनकी पैदाइश उज्जैन में हुई थी और बाद में परिवार ग्वालियर शिफ्ट हुआ था। परिवार नॉन कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिश्ता आगे ना बढ़ने के पीछे ये बहुत बड़ी वजह थी। एक दिलचस्प ट्रिविया वैसे आपको इससे इतर ये बता दें कि राजकुमारी रिश्ते में इंदिरा गांधी की सेकंड कजिन थी। वाजपेयी लेकिन इस बात से अनजान थे, उनको नहीं पता था। कॉलेज के बाद दोनों का रास्ता अलग हो गया। राजकुमारी अक्सर दिल्ली चली गईं, जहां उनकी शादी दिल्ली के एक नामी विद्वान प्रोफेसर बीएन कॉल से तय हुई। राजकुमारी अक्सर इस तरह राजकुमारी कॉल या मिसेस कॉल बनी। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट में अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि कॉलेज के दिनों में अटल सिर्फ राजकुमारी से राब्ता नहीं थे, बल्कि उनकी एक और बैचमेट थी जिसे अटल पसंद करते थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी बकौल अभिषेक चौधरी मुरैना के किसी हैंडसम ब्राह्मण मार्क्सिस्ट से हो गई। उधर अटल ग्वालियर से कानपुर गए, वहां उन्होंने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। किंगसुक नाग की किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन्स के मुताबिक कानपुर में अटल और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक ही साथ एमए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे। अटल ने इस वक्त तक खुद को संगठन के काम में पूरी तरह झोंक दिया था। फिर साल आता है 1957। 32 साल के अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार बलरामपुर से लोकसभा में जाते हैं। अटल दिल्ली में बिल्कुल अकेले थे कि साल 1956 में उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी का निधन हो चुका था। पिता के जाने के बाद अटल का अपना परिवार दिल्ली में तो नहीं था। छोटे से सरकारी फ्लैट में रहते थे। पार सर्कल्स में खुद को एक आउटसाइडर महसूस करते थे, क्योंकि जिस विचारधारा से आते थे बिल्कुल वो बडिंग उस समय पीरियड था वो। तभी 16 साल पुराना ग्वालियर वाला चैप्टर दोबारा खुलता है। कैसे? अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली के मशहूर रामजस कॉलेज में एक भाषण के लिए बुलाया जाता है। विनय सीतापति की किताब जुगलबंदी के मुताबिक इसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनकी मुलाकात प्रोफेसर बीएन कॉल और उनकी पत्नी राजकुमारी कॉल से हुई। 1941 की उस अधूरी लाइब्रेरी वाली चिट्ठी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों आमने सामने थे, पर अब हालात बदल चुके थे। राजकुमारी नंदिता नाम की बेटी की मां थी और उनके पति बीएन कॉल रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। यहां से मुलाकातों का नया दौर शुरू हुआ, जिसके गवाह बने रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स। हुआ यूं कि साल 1957 में प्रोफेसर बीएन कॉल रामजस कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन बनाए गए। उनका परिवार कॉलेज कैंपस में ही वार्डन के लिए बने बड़े क्वार्टर में रहने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन्स में किंगसुक नाग लिखते हैं कि प्रोफेसर कॉल हॉस्टल के छात्रों पर बड़े सख्त थे। जब छात्र उनकी सख्ती से परेशान होकर शाम को उनके राउंड पर जाने के बाद शिकायत करने मिसेस कॉल के पास जाते, तो वहां उनका सामना अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी से होता था। इन स्टूडेंट्स में से एक एसके दास बताते हैं कि हमें तब अटल और राजकुमारी की दोस्ती का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। बाद के दिनों में जब हमें पता चला तो बड़ा गिल्ट हुआ कि हम कबाब में हड्डी बन रहे थे। इत्तेफाक देखिए कि इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक अशोक साइकिया अटल के प्रधानमंत्री रहते हुए पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे। वाजपेयी दी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट में अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि वाजपेयी अक्सर रामजस कॉलेज के वार्डन क्वार्टर में वक्त बिताते थे। इसी तरह कॉल फैमिली भी वाजपेयी के क्वार्टर में मिलने जाती थी। वाजपेयी के आवास का पता 30 राजेंद्र प्रसाद मार्ग हुआ करता, जहां शुरुआत में वो लाल कृष्ण आडवाणी और एमपी प्रेमजी भाई असर के साथ रहते थे। सागरिका घोष वाजपेयी पर लिखी अपनी किताब में बताती हैं कि एक बार राजकुमारी और ब्रिज नारायण कौल बीएन कौल वाजपेयी के घर पर आए तो देखा कि वो कपड़े धोने वाले साबुन को नहाने के साबुन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक समय ये होता भी था। 1960 के दशक में दिल्ली की राजनीति में अब जब ये रिश्ता हुआ तो एक ओपन सीक्रेट भी बना, क्योंकि दिल्ली में गॉसिप का कल्चर है। लेकिन आरएसएस इससे बहुत खुश बिल्कुल नहीं था। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि आरएसएस को आंटी कॉल से खासी दिक्कत थी। संघ को लगता था कि वो वाजपेयी को नरम, सेक्युलर और कॉस्मोपॉलिटन बना रही है अनावश्यक रूप से।
सीतापति लिखते हैं कि जनसंघ के फाउंडर बलराज मधोक ने बाकायदा वाजपेयी से दो टूक कहा था कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी और संघ दोनों की छवि को नुकसान होगा। इस मामले पर सरसंघ चालक गोड़वलकर गुरुजी ने भी दखल दिया। सीतापति की किताब के मुताबिक 1965 में गोड़वलकर नागपुर से ट्रेन लेकर दिल्ली गए। एक मीटिंग बुलाई गई जिसका सिर्फ यही एजेंडा था कि मिसेस कॉल का होना क्या है। सीतापति की किताब के मुताबिक भावराव देवरस ने इसी मीटिंग में कहा था कि जब तक इस बात की पब्लिसिटी नहीं होती तब तक के ठीक है। इस पर जनसंघ के कोषाध्यक्ष नानाजी देशमुख ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उसे यानी वाजपेयी को राजकुमारी कौल से शादी ही कर लेनी चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद गोड़वलकर ने आखिर में अपना फैसला सुनाया। बकौल सीतापति उन्होंने वाजपेयी से कहा कि वो राजकुमारी से अपना रिश्ता तोड़ लें। हालांकि वाजपेयी ने इस बात से सीधे इनकार कर दिया और इसका असर यह हुआ कि वाजपेयी को संघ के इनर सर्कल से बाहर कर दिया गया। सीतापति के मुताबिक इसके बाद संघ और वाजपेयी के बीच हमेशा एक हाथ की दूरी बनी रही। संघ के विरोध के अलावा राजकुमारी और अटल का खुद का परिवार भी इस रिश्ते से बहुत सहज नहीं था। अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि राजकुमारी के परिवार ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो वाजपेयी से रिश्ता तोड़ें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अभिषेक के मुताबिक राजकुमारी ने वाजपेयी से शादी क्यों नहीं की, इसके कभी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को शायद इसलिए बरकरार रखा क्योंकि उनकी बेटी नंदिता बड़ी हो रही थी। वहीं एक कारण यह भी था कि वाजपेयी जनसंघ का बड़ा चेहरा थे और शादी का फैसला उनके इस रिश्ते पर फोकस डाल देता जो उनके राजनीतिक करियर के लिए नुकसानदेह साबित होता। स्पेशली इसलिए क्योंकि वाजपेयी दक्षिण पंथ की राजनीति को रिप्रेजेंट करते थे, जहां मर्यादा वगैरह का ज्यादा वेट है। ऐसा ही कुछ विरोध अटल के परिवार की तरफ से भी दिखा। अभिषेक चौधरी अपनी किताब में लिखते हैं कि रिश्ते की खबर जब ग्वालियर पहुंच गई, अटल का परिवार भी असहज हुआ। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अटल से इस बारे में डायरेक्ट बात कर ले। एक मौके पर जब अटल ग्वालियर गए, उन्होंने खुद यह मुद्दा उठाया। बात यह हुई कि अटल की माता ने मृत्यु से पहले परिवार के गहने बांट दिए थे ताकि वो आगे उनकी बहुओं को दे दिए जाएं। अटल ने फिर अपनी भाभी से अपने हिस्से के गहने मांगे थे ताकि वो राजकुमारी को दिए जा सकें। अटल और राजकुमारी के बीच रिश्ते ने कभी भी आधिकारिक रूप नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक सर्कल्स में यह सेमी ऑफिशियल रिश्ता था क्योंकि 1970 के बाद कौल परिवार अटल के बंगले में ही शिफ्ट हो गया था। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट में अभिषेक चौधरी लिखते हैं, साल 1970 के आसपास रामजस कॉलेज में वार्डन के पद को लेकर नियमों में बदलाव हुआ। कॉलेज प्रशासन ने तय किया कि वार्डन का पद अब रोटेशन के आधार पर अलग अलग फैकल्टी सदस्यों को दिया जाएगा। जैसे ही नियम बदला, प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल को अपना वार्डन क्वार्टर खाली करना पड़ा। कॉलेज ने उनके परिवार को रहने के लिए रामजस कॉलेज से कुछ 100 मीटर दूर एक 3 बेडरूम वाला फ्लैट दिया और फैमिली इस नए फ्लैट में शिफ्ट भी हुई। इस बीच वाजपेयी के आवास में भी चेंज हुआ। दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद वाजपेयी एक फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट हुए। बंगले का एड्रेस है। पहले जनसंघ का पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस भी इधर ही होता था। आवासों में आए इस चेंज से दो मुसीबत खड़ी हुई। पहली, पुराना वार्डन क्वार्टर पब्लिक की नजर से दूर था, थ्रोफेयर नहीं था, वहां पे आम रास्ता नहीं था। लेकिन नए फ्लैट में वाजपेयी का बार बार आना लोगों की नजर में आ सकता था। लोग बातें बनाते हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि अटल अब पब्लिक में जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। लोग जानते थे कि एक व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा एक और दिक्कत थी परिवार संभालने का। अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि राजकुमारी पहले से वार्डन हाउस और वाजपेयी के बंगले दोनों के बीच अपना टाइम डिवाइड कर रही थी। ऐसे में तय हुआ कि कौल फैमिली वाजपेयी के बंगले में ही शिफ्ट हो जाएगी। अभिषेक इस फैसले के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिलक्टेंटली। किताब अंग्रेजी में पूरा वाक्य पढ़ देते हैं। इवेंचुअली कौल साहब रिलक्टेंटली मूव विद द फैमिली इनटू द एमपीज बंगलो, यानी कौल साहब ना चाहते हुए भी इस बंगले में शिफ्ट होने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी के बंगले में शिफ्ट होने के बावजूद अपना पुराना फ्लैट नहीं छोड़ा, बीएन कौल ने। वजह यह डर कि कल को वाजपेयी की सांसदी चली जाएगी तो कहां जाऊंगा मैं। अभिषेक लिखते हैं कि कौल साहब को डर था कि अगर अटल इलेक्शन हारते हैं तो वो अपने और राजकुमारी के लिए तो नया घर ढूंढेंगे, लेकिन कौल साहब का कौन होगा, क्या होगा। इस चक्कर में कौल साहब ने अपना पुराना फ्लैट नहीं छोड़ा और एक स्टूडेंट को उसकी देखभाली के लिए दे दिया कि तू रहे, उसमें देखभाल भी करना। अब वाजपेयी के बंगले में फैमिली इक्वेशन कैसी थी, इस बारे में सागरिका घोष अपनी किताब में
लिखती हैं। पूर्व बीजेपी सांसद बलबीर पुंज के हवाले से वो बताती हैं कि परिवार एक दूसरे के साथ सहज था। पुंज बताते हैं, वाजपेयी प्रोफेसर कौल की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। वाजपेयी प्रोफेसर कौल को कौल साहब बुलाते थे। इसी तरह कौल भी वाजपेयी को पूरा सम्मान देते थे। पुंज बताते हैं, कौल अक्सर वाजपेयी के भाषणों में दिलचस्पी लेते थे और कई बार उनको पॉलिटिक्स पर वो एडवाइस भी दिया करते थे। इसके बरक्स वाजपेयी और मिसेस कौल का रिश्ता इनफॉर्मल था। पुंज बताते हैं, एक बार जब वो वाजपेयी के घर लंच पर गए, राजकुमारी वहां थी नहीं। उन्होंने देखा कि लंच में बिना घी लगी रोटी और सब्जी है। अब ये देखकर, खाने के शौकीन थे वाजपेयी, उन्होंने नाक भौं से कोड़ ली, सीधे किचन में गए और शुद्ध देसी घी में वो पूरियां तलने लगे। इतने में राजकुमारी कौल घर पहुंच गई और उन्होंने पूरियों को देख लिया तो गुस्सा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तेल से लथपथ पूरियां क्यों खा रहे हैं, आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वाजपेयी, जिन्होंने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था, उन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि जो खाना तुम देती हो वो एकदम अशुद्ध होता है। सागरिका अपने किताब में आगे लिखती हैं कि मिसेस कौल पब्लिक में बहुत कम दिखती थी, लेकिन वाजपेयी के घर जाने वाले बताते हैं कि घर और वाजपेयी पर उनका प्रभाव साफ दिखता था। पत्रकार करण थापर अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में एक किस्से का जिक्र करते हैं। थापर वाजपेयी का करना चाहते थे इंटरव्यू, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद भी इंटरव्यू नहीं मिलता था। ऐसे में एक रोज थापर ने वाजपेयी के घर किया कॉल और मिसेस कौल ने फोन उठाया। थापर लिखते हैं कि मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तब मिसेस कौल ने कहा कि आप एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए, देखती हूं। थापर लिखते हैं कि इसके अगले ही रोज वाजपेयी इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। उन्होंने थापर से ये कहा भी कि आपने तो हाई कमान से बात की है, अब मैं आपको कैसे मना करूंगा। 1978 में जब वाजपेयी पहली बार सरकार में मंत्री बने, उनसे कई बार इस रिश्ते के बाबत सवाल पूछे गए। कई बार एकदम डायरेक्टली, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया, कई बार इनडायरेक्टली भी लोग तंज कसते थे। मसलन एक इंटरव्यू में जब उनसे शादी के विषय में पूछा गया तो हाजिर जवाब अटल क्या जवाब देते हैं, कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। इसी तरह जब पूछा गया कि क्या उनका किसी से अफेयर नहीं रहा, तो वाजपेयी जवाब देते हैं, अफेयर का चर्चा नहीं करते हैं सार्वजनिक रूप से। अटल ऑफिशियली अनमैरिड रहे, लेकिन उनके पास भरा पूरा परिवार था। राजकुमारी कौल की 2 बेटियां थीं, नम्रता और नमिता। बड़ी बेटी नम्रता बड़ी होकर एक डॉक्टर हुई और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की। शादी के बाद वो यूएस के न्यूयॉर्क और फिर बाद में कनेक्टिकट जाकर के बसी भी। द टेलीग्राफ में छपे एक लेख में केपी नायर लिखते हैं कि नम्रता का जन्मदिन 26 सितंबर को होता था। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वाजपेयी जब भी यूएन जनरल असेंबली के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जाते, वो एक कार लेकर कनेक्टिकट जरूर जाते थे ताकि नम्रता का जन्मदिन वो मना सकें। केपी नायर बताते हैं कि एक बार तो इस जन्मदिन में शामिल होने के लिए श्रीमती कौल भी गईं। उन्होंने वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, एक कमर्शियल फ्लाइट से वो गईं अकेले यूएस, और इसकी भनक वाजपेयी के दल में भी बहुत कम लोगों को ही लग पाई। मिसेस कौल की दूसरी बेटी नमिता हिंदुस्तान में ही रही। माना जाता है कि वाजपेयी ने दोनों को अनौपचारिक रूप से अपनी दत्तक पुत्रियों के रूप में अपना लिया था। हालांकि अभिषेक चौधरी अपनी किताब वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट में एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। अभिषेक लिखते हैं, नमिता का जन्म अपनी बड़ी बहन से करीब 11 साल बाद अगस्त 1960 में हुआ। आधिकारिक रूप से वो प्रोफेसर कौल की बेटी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उनके चेहरे के नैन नक्श वाजपेयी से मिलने लगे। अभिषेक आगे लिखते हैं कि इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिलता कि मिसेस कौल ने नमिता के जन्म के 11 साल बाद वाजपेयी के साथ दूसरी बेटी क्यों पैदा की होगी। अभिषेक लिखते हैं कि वाजपेयी शायद खुद को नमिता का पिता ना कह पाने का मलाल रखते थे। हालांकि नमिता, जिन्हें सब प्यार से गुन्नू बुलाते थे, वाजपेयी को बचपन से ही बापजी कहकर बुलाती थीं। नमिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई की। 1977 में उनकी मुलाकात रंजन भट्टाचार्य नाम के एक बंगाली युवक से हुई जो ओबेरॉय होटल में काम करते थे। 1983 में दोनों का विवाह हुआ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी की तैयारियों में एक बड़ा दिलचस्प नाम शामिल था और वो नाम था सुभ्रा मुखर्जी का। सुभ्रा मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी। चूंकि दूल्हा बंगाली था, इसलिए बंगाली रीति रिवाजों को समझने और शादी की रस्में पूरी करने में सुभ्रा ने राजकुमारी कौल की बहुत मदद की थी। शुरुआत में वाजपेयी रंजन से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे और उन्हें मजाक में बनर्जी मुखर्जी या
बंगाली बाबू कहते थे। अब चूंकि रंजन के माता पिता का निधन हो चुका था, इसलिए शादी के बाद वो भी वाजपेयी के घर में ही शिफ्ट हुए और नमिता की तरह ही वाजपेयी को वो भी बाप जी ही कहते थे। 1996 में 13 दिन की सरकार बनाने के बाद 1998 में अटल दोबारा प्रधानमंत्री बने और अटल के साथ उनका पूरा परिवार 7 रेस कोर्स रोड, जिसे अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, वहां शिफ्ट हुआ। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में सुबह का माहौल बड़ा रिलैक्स रहता था। वो जमाना बिल्कुल और ही था। प्रधानमंत्री देर से सोकर उठते थे, सबसे पहले अपना पसंदीदा अखबार पढ़ते थे, हिंदुस्तान टाइम्स उनको बहुत पसंद था, और नाश्ते की मेज पर अटल के साथ 2 लोग मौजूद होते थे, वाजपेयी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बड़े विश्वास पात्र ब्रिजेश मिश्रा और उनके दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य। विनय सीतापति लिखते हैं कि दिन भर के बड़े काम इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में तय हो जाते थे। नोट करने वाली बात यह भी थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, वो इन मीटिंग्स में नहीं बुलाए जाते थे। कहा जाता था कि जब तक आडवाणी को खबर लगती थी तब तक सब फिक्स हो चुका होता था। रंजन भट्टाचार्य के प्रधानमंत्री कार्यालय में दखल को लेकर साल 2001 में इंडिया टुडे मैगजीन ने एक कवर स्टोरी छापी थी, द वेज एंड मीन्स ऑफ रंजन भट्टाचार्य। वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल में रंजन भट्टाचार्य का पीएमओ में दखल काफी बढ़ गया था। रंजन भट्टाचार्य कोई करियर पॉलिटिशियन तो नहीं थे, एक होटल एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन 1996 में जब वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी, तब रंजन को ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया। जब 1998 में वाजपेयी फिर से सत्ता में आए तो रंजन के पास फिर कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन वो पीएमओ में मौजूद एक ताकतवर तिकड़ी का हिस्सा थे। आउटलुक मैगजीन के तत्कालीन एडिटर विनोद मेहता अपने संस्मरणों पर लिखी गई किताब लखनऊ बॉय में लिखते हैं कि वाजपेयी का पीएमओ एक ट्रायड के कंट्रोल में था और इस तिकड़ी में 3 नाम थे, ब्रिजेश मिश्रा, एनके सिंह और रंजन भट्टाचार्य। मार्च 2001 में आउटलुक मैगजीन ने एक कवर स्टोरी छापी, रिगिंग द पीएमओ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएमओ कुछ खास बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचा रहा है। इसमें हिंदुजा ब्रदर्स और रिलायंस का नाम प्रमुखता से लिया गया। एक और आरोप टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा था। टेलीकॉम में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दी गई थी। वाजपेयी गवर्नमेंट की पॉलिसी ही थी टू डिसइन्वेस्ट। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक लेकिन ये हुक्म टेलीकॉम मंत्रालय को बाईपास करके सीधे पीएमओ से ही आ गया था। बाकायदा मैगजीन ने पावर और इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे मंत्रालयों में सचिव रहे आईएएस ऑफिसर ईएएस शर्मा का इंटरव्यू भी छापा। शर्मा रिजाइन कर चुके थे। उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि आर्थिक फैसले मंत्रालयों की जगह पीएमओ से लिए जा रहे हैं। बकौल विनोद मेहता, इन फैसलों में रंजन भट्टाचार्य का बड़ा रोल था। इसी बीच मार्च 2001 में तहलका.com का स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है। तहलका के पत्रकारों ने फर्जी डिफेंस डीलर बनकर बड़े नेताओं को कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए लेते हुए कैमरे में कैद हुए। इस स्टिंग के टेप्स में दलालों को यह कहते हुए सुना गया कि काम करवाने के लिए रंजन भट्टाचार्य से भी मिलना पड़ेगा। इन दोनों खुलासों के बाद मैगजीन को सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा। विनय सीतापति अपने किताब में लिखते हैं कि रिपोर्ट छापने के कुछ ही वक्त बाद 12 शहरों में आउटलुक के ऑफिस पर टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़ गए। बकौल विनोद मेहता, मैगजीन के मालिक को ईडी के दफ्तरों में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिठाए रखा जाता और फिर उनसे अगले दिन फिर आने को कहा जाता। पीएमओ में तिकड़ी, खासकर ब्रिजेश मिश्रा और रंजन भट्टाचार्य के दखल से पार्टी और संगठन दोनों खुश नहीं थे। आरएसएस ने खुलेआम मांग की कि पीएमओ से इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर्स को तुरंत बाहर निकाला जाए। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि सरसंघ चालक के सुदर्शन ने पीएम से साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने नजदीकी लोगों को चेक में रखें। के सुदर्शन ने आडवाणी का उदाहरण देते हुए वाजपेयी से कहा था कि आडवाणी ने तो कभी अपने बहु बेटियों को पद का लाभ उठाने नहीं दिया। अब जहां तक लालकृष्ण आडवाणी की बात है तो वो बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थे अटल युग में। अटल के निजी संबंधों की जानकारी उन्हें 1950s और 1960s से ही थी। विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि अटल के जीवन में आडवाणी और मिसेस कौल सबसे अहम थे और दोनों ने ही अटल के जीवन में एक दूसरे की प्रधानता को पूरी तरह एक्सेप्ट भी किया था। मिसेस कौल को पता था आडवाणी कौन है, उनकी जगह क्या है, वैसे ही आडवाणी भी समझते थे कि मिसेस कौल कौन है, उनकी जगह क्या है।
बकौल सीतापति मिसेस कौल से आडवाणी को कभी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जब अटल की दत्तक पुत्री नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य का पीएमओ में दखल बढ़ गया, आडवाणी परेशान हुए और ये नापसंदगी दो तरफा हुई। फिर सीतापति अपनी किताब में कौल परिवार के एक फैमिली फ्रेंड के हवाले से लिखते हैं कि मिसेस कौल ने कभी आडवाणी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, वहीं नमिता ने आडवाणी के बारे में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कहा। सीतापति आगे बताते हैं कि इस तनाव का एक बड़ा कारण यह भी था कि रंजन भट्टाचार्य और पीएमओ के रसूख के चलते आडवाणी के ही कई करीबी और वफादार लोग उनसे फिर किनारा करने लगे। फॉर एग्जाम्पल प्रमोद महाजन, जो एक समय पे आडवाणी के ही आदमी माने जाते थे, मंत्री हो गए तो 3 महीने तक आडवाणी से मिलने नहीं गए। इसी तरह सुधींद्र कुलकर्णी को आडवाणी ने गृह मंत्रालय में अपने साथ काम करने को कहा, लेकिन अटल बिहारी उन्हें पीएमओ में अपने पास बुला ले गए। आउटलुक और तहलका में रंजन भट्टाचार्य का नाम उछलने के बाद यह तनाव अपने चरम पर गया। सीतापति के मुताबिक मई 2001 के एक रोज प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद गृह मंत्री आडवाणी से दोपहर के भोजन पर मिले। 4 घंटे बात हुई और आडवाणी ने अपनी अनदेखी का दर्द कह दिया प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने वाजपेयी से स्पष्ट रूप से शिकायत की कि केवल आपके परिवार के अन्य सदस्य नहीं, मिसेस कौल भी मुझे सांपनाथ कहकर बुलाती हैं। हालांकि सीतापति की किताब के मुताबिक जब मिसेस कौल को इस शिकायत का पता चला तो उन्होंने आडवाणी को मनाने और उनका गुस्सा शांत करने की जेन्युइन कोशिश की थी। इसी मीटिंग में वाजपेयी ने भी नाराजगी अपनी भी जताई। उन्होंने आडवाणी से पूछा कि उनके यानी कि आडवाणी के जो करीबी लोग हैं, मीडिया में बेटी और दामाद के खिलाफ खबरें क्यों लीक कर रहे हैं। वाजपेयी ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन पर इतने तीखे हमले क्यों कर रहा है। इस पर आडवाणी ने जवाब दिया कि ये तो मेरा यानी आडवाणी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से संघ की आलोचना सामान्य है, वरना वो और भी तीखी आलोचना करना चाहते हैं। इस तरह तमाम विवादों, मीडिया के हमलों और आडवाणी व आरएसएस की नाराजगी के बावजूद अटल ने अपने दामाद रंजन और बेटी नमिता का साथ लेकिन कभी नहीं छोड़ा और उन्हें हमेशा पवित्र बताकर उनका बचाव किया। 2004 में सत्ता हाथ से जाने के साथ ही वाजपेयी धीरे धीरे राजनीति से दूर होते चले गए। बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। ऐसे में मिसेस कौल, नमिता और रंजन भट्टाचार्य ने ही उनकी देखभाल की। 3 मई 2014 को जब राजकुमारी कौल का निधन हो गया, अटल इतने बीमार थे कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। 2009 में आई स्ट्रोक और अल्जाइमर डिमेंशिया जैसी बीमारियों के चलते पूरी तरह से बेड रिडन थे। मिसेस कौल के निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के घर से जो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें उन्हें वाजपेयी के परिवार की एक सदस्य यानी हाउस होल्ड मेंबर के रूप में बताया गया। मिसेस कौल की मौत के वक्त 2014 का आम चुनाव, उसका प्रचार चल रहा था। सियासी माहौल बहुत गर्म था। बावजूद इसके भारतीय राजनीति के ऑलमोस्ट सारे दिग्गजों ने मिसेस कौल को श्रद्धांजलि दी। तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अटल के 6 कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर जाकर मिसेस कौल को श्रद्धांजलि दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी फोन पर नमिता यानी मिसेस कौल की जो बेटी हैं, उनको अपना शोक संदेश दिया। दिल्ली में हुए अंतिम संस्कार में लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद जैसे जो टॉप लीडरशिप थी बीजेपी की, लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उपस्थित रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने दशकों तक अटल और मिसेस कौल के इस रिश्ते का भारी विरोध किया था और आरएसएस नेताओं के निजी जीवन के प्रति संघ का रवैया हमेशा सख्त ही रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद आरएसएस ने भी मिसेस कौल के अंतिम संस्कार में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों सुरेश सोनी और रामलाल, जो भाजपा के तत्कालीन संगठन महासचिव थे, उनको स्पेशली भेजा कि आप अटेंड कीजिए। मिसेस कौल की मौत पर पत्रकार केपी नायर ने लिखा कि राजकुमारी कौल के निधन के साथ ही अंडर द रेडार दशकों तक फली फूली भारतीय राजनीति की सबसे महान प्रेम कहानी का अत्यंत मौन रूप से हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। हालांकि इस रिश्ते की आखिरी गवाही 2018 में पूरी दुनिया ने देखी, जब अटल की मृत्यु के बाद नमिता ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। ये दृश्य इस प्रेम कहानी का अंतिम संदेश था। इसी के साथ अलिफ लैला का ये शानदार एपिसोड, जो बड़ी मेहनत से कमल ने लिखा है, बहुत अध्ययन के साथ, बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं फैक्चुअल करेक्टनेस को बरकरार रखने के लिए, यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसे रवि ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।